हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी वाला पार्ट हम लोग कवर अप कर चुके थे, एवोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट्स? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था, उससे रिलेटेड ना मैंने आपको बहुत ज्यादा डीप में समझाया था, ना ही मैंने कोई डेफिनेशन या थ्योरेटिकल पर्पस से लिखा था। ठीक है, अब देखो क्या है एवोल्यूशन का मतलब। क्या होता है एवोल्यूशन का मतलब? ये होता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या मतलब होता है एवोल्यूशन का? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज का ओरिजिन, किसी भी स्पीशीज का नया ओरिजिन। तो अगर किसी भी स्पीशीज का नया ओरिजिन हो रहा है, तो जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसी स्पीशीज में किसका ओरिजिन होगा? ऑर्गेनिज्म का। तो किसी अगर नए ऑर्गेनिज्म का मतलब किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हो रहा है, तो वो उसी स्पीशीज के पुराने ऑर्गेनिज्म से हो रहा होगा। बात क्लियर हुई? अपन कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं, ओरिजिन ऑफ न्यू मेंबर of a species, origin of new member of a species through old member of species, through old member of species, through old member of species। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? अब कैसे देखो स्पीशीज में मेंबर्स का ओरिजिनेशन कैसा होगा? आप बोलोगे मैम मेंबर्स का ओरिजिनेशन तो रिप्रोडक्शन से होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जब पेरेंट्स, एक फादर और एक मदर रिप्रोडक्शन करता है और उसका रिजल्ट एक ऑफस्प्रिंग निकलता है, तो ऑफस्प्रिंग में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर पेरेंट के आते हैं, मतलब फादर के, और कुछ कैरेक्टर्स उसके मदर के आते हैं। ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर्स है ट्रेट गेन करता है जीन्स के थ्रू, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स वो फादर के लेता है और कुछ कैरेक्टर्स वो मदर के लेता है। ठीक है, दोनों के लेता है। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि आप अपने पेरेंट की डिट्टो कॉपी नहीं होते। आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जो ना आप अपने फादर से गेन करते हो, ना ही आप अपने मदर से गेन करते हो। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। न्यू कैरेक्टर्स इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब फादर ने भी दिया, मदर ने भी दिया, लेकिन जो पैदा होने वाला ऑफस्प्रिंग है उसने अपने आप में कुछ नए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अपने अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स, ट्रेट्स और फीचर्स को डेवलप कर लिया, इसलिए वो थोड़ा अलग दिख रहा है। जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका ऑफस्प्रिंग थोड़ा अलग दिखेगा। ऐसे करते 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 जनरेशन टू जनरेशन, जब आप किसी बहुत आगे जाके अपनी पीढ़ी के किसी आदमी को देखोगे तो वो बहुत ही आपके परदादा से क्या दिखेगा? काफी अलग दिखेगा। अब आप बोलोगे कि ये तो कोई नया ही ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। नहीं, वो नया ऑर्गेनिज्म आया अपने एंसेस्टर्स से ही है, आया अपने एंसेस्टर से, पूर्वजों से भी है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस के कारण, हर जनरेशन में कुछ नया चेंज एक्वायर करने के कारण, हर जनरेशन में, ध्यान से सुनना इस लाइन को, हर जनरेशन में एक नया चेंज एक्वायर करने के कारण आपको क्या है? दिन ब दिन नई स्पीशीज मिल जाती है, और दैट जनरेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज टर्म्ड एज एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? एवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, सो एवोल्यूशन is due to variation. Evolution is due to variation. ठीक है, evolution में क्या है? evolution कैसे लिखेंगे हम लोग? changes passing into successive generation। जो भी चेंज एक बार डेवलप हो गया वो आगे जनरेशन में पास ऑन होता रहेगा। वो चेंज भी पास ऑन होगा और कुछ नए चेंजेस भी मिलते जाएंगे। तो चेंजेस पासिंग इनटू सक्सेसिव जनरेशंस, चेंजेस
passing into successive generation, ठीक है, changes passing into successive generation resulting in new species, resulting in new species, ठीक है। क्या ये जो नई स्पीशीज बन रही हैं ये पुराने वालों से ज्यादा डेवलप्ड होंगी? डेफिनेटली इनमें ज्यादा डेवलप्ड, ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स आए हुए होंगे, तो जो न्यू स्पीशीज होंगी वो ऑलरेडी ओल्ड से क्या होगी, ज्यादा डेवलप और ज्यादा एडवांस्ड होगी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? न्यू स्पीशीज obviously gained many good features, many good, better and developed features, better and developed features in comparison to the ancestral species, ठीक है। अब एवोल्यूशन को किसने समझा, है ना? एवोल्यूशन को समझने के लिए धीरे धीरे करके क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। जैसे कुछ सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को उठाया पर्टिकुलर स्पीशीज के, उनमें समझा, फिर कुछ सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को उठाया। तो पहले क्या है, एकदम से ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया, एकदम ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया। ह्यूमंस के एवोल्यूशन को बताने से पहले इन्होंने जो लोअर एनिमल्स थे, ह्यूमन के एवोल्यूशन को बताने से पहले, इन्होंने कुछ और ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन को डिस्कवर किया कि एवोल्यूशन क्यों हमारे लिए जरूरी है और क्यों एवोल्यूशन होना आगे के लिए अच्छा भी है। भाई अगर एवोल्यूशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए फायदेमंद है। ह्यूमंस हर काम अपने फायदे के लिए करते हैं, उनको वही चीज करनी है जिसमें उनको फायदा मिले। तो क्या नेचर भी ऐसा कुछ कर रही है कि एवोल्यूशन आपके लिए बेनिफिशियल हो? एवोल्यूशन नेवर गोइंग टू हार्म यू, एवोल्यूशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट्स इस तरीके से आप समझ सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स ऑन एवोल्यूशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन एवोल्यूशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन एवोल्यूशन। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स उठाए गए, उनका नाम था डार्विन फिंचेस, ठीक है। इस चीज को, इस एवोल्यूशन के कंसेप्ट को डार्विन ने देखा था, इसलिए डार्विन नाम से, मतलब जो साइंटिस्ट का नाम था उस पे दिया गया। और फिंचेस क्या है? फिंचेस का मतलब होता है बर्ड्स। एक बर्ड्स की स्पीशीज है, उनका नाम है फिंचेस, ठीक है। अब क्या देखा गया कि फिंचेस बर्ड्स हैं। फिंचेस कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि क्या करती हैं, माइग्रेट करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती हैं। तो कैसे लिखूंगी मैं? फिंचेस आर एक्चुअली birds which माइग्रेट कब करता है इंसान? जैसे आप क्यों माइग्रेट कर रहे हो, कहीं आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, या आपको लगता है कि ये इन्वायरमेंट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, या मैं इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूं, तो आप क्या करोगे? माइग्रेट कर जाओगे। मतलब यू चेंज योर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, ठीक है, फॉर सम टाइम, और वी कैन से परमानेंटली। तो फिंचेस आर एक्चुअली बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये फिशेस क्या है, ये कहीं पर रहती थी, ठीक है, ये कहीं पर रहती थी और ये किसी दूसरे आइलैंड पे क्या कर गई, माइग्रेट कर गई। जिस भी आइलैंड पे माइग्रेट कर गई वहां पर इन्हें बहुत सारा फूड मिल रहा है, टेम्परेचर इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, मतलब प्रॉपरली इनको क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। ये अपने आप को उस प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट में क्या कर गई, एडजस्ट भी कर गई, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, फिशेस माइग्रेट टू आइलैंड, to one of the island ठीक है, और आइलैंड का नाम क्या था, गैलोपस आइलैंड। फिशेस कहीं रहती थी और वो गैलोपस नाम के आइलैंड पे क्या कर गई, माइग्रेट कर गई। क्या कर गई, माइग्रेट कर गई। वहां पर इन्होंने देखा टेम्परेचर बहुत अच्छा, वाटर की अवेलेबिलिटी है, फूड की अवेलेबिलिटी है, मतलब हर चीजें क्या है, पॉजिटिव हो गई, हर चीजें क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो फिशेस क्या है, उस आइलैंड पर रहने लग गई, ठीक है। फिशेस फाउंड गुड good environmental conditions। एक्चुअली क्या है, डार्विन फिशेस से आपको ये पता चलेगा कि एवोल्यूशन के थ्रू आप ज्यादा अच्छे से अच्छे सरवाइव कैसे कर सकते हो। मतलब एवोल्यूशन नेवर बिकम हार्मफुल टू यू, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू यू। आपको आगे जिसमें मैं कहानी बता रही हूँ ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो फिशेस फाउंड गुड एनवायरमेंटल कंडीशन देयर विथ नो डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड वाटर। पानी और फूड की कहीं से कहीं तक उनको कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। विथ नो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलो इसके आगे लिखते हैं अपन लोग। अब फिशेस देखो, अब फिशेस क्या करेंगी, बड़े मजे से वो इस आइलैंड पे रहने लग गई हैं, ठीक है। तो फिशेस ये कोशिश नहीं करेंगी कि अपनी स्पीशीज के नंबर को बढ़ा लो रिप्रोडक्शन करके, बिल्कुल करेंगी, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ऑन दैट आइलैंड फिशेस लिविंग हैप्पीली, बहुत खुशी से रह रही हैं, उनको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिशेस अपने नंबर को रिप्रोडक्शन करके इंक्रीज करेंगी। फिशेस देयर बाय इंक्रीज Finches thereby increase their number. Finches thereby increase their number by doing reproduction. By doing reproduction. ठीक है? By doing reproduction. अब क्या होगा? देखो, फिशेस में आपको बहुत सारी वेराइटीज मिलेंगी। फिशेस ऐसी कुछ होंगी जिनमें बीक्स क्या होंगी, बहुत ज्यादा लॉन्गर होंगी, और कुछ फिशेस आपको ऐसी दिखेंगी जिनकी बीक क्या होगी, बहुत ज्यादा शॉर्टर होगी और ब्रॉड होगी। जिनकी लंबी होगी उनकी पैनी और तीखी होगी, ठीक है, थोड़ी टेपर, और जिनकी छोटी होगी उनकी थोड़ी वाइड और मोटी होगी। अब मैं ये क्यों बता रही हूं, जरूर कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा। देखो, अब फिशेस का नंबर क्या है, डे बाय डे रिप्रोडक्शन से इंक्रीज होता जा रहा है। फिशेस का नंबर क्या है, डे बाय डे रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब आपकी पॉपुलेशन तो फिशेस की हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो एक लिमिट बाद इन्होंने देखा कि फूड रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, मतलब फूड की अवेलेबिलिटी और वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, दिन ब दिन डिक्रीज होती जा रही है। इतने ज्यादा नंबर बढ़ते जा रहे हैं फिशेस, क्योंकि उन्हें मजा आ गया
उनके लिए तो कंडीशन सूटेबल हो गई ना। चलो इन्वायरमेंटल कंडीशंस अभी भी सूटेबल है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, फूड की स्केर्सिटी होने लग गई, फूड की कमी महसूस होने लग गई, पानी की कमी महसूस होने लग गई, इस कारण दिक्कतें आने लग गई। अब फिंचेस क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए लड़ रही हैं। फिंचेस क्या कर रही हैं, सर्वाइवल के लिए लड़ रही हैं। जब उनके पास कुछ भी खाने को नहीं होगा तो शायद वो आपस में ही एक दूसरे को खाने लग जाएंगी। मीन्स दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। और जो सर्वाइव कर गई वो क्या कहलाएगी, सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट। कह सकती हूं मैं कि जिसने इतनी बेकार की कंडीशन में कैसे भी करके लड़ भिड़ के एडजस्ट करके अपने आप को सर्वाइव कर लिया, वो आदमी क्या हो जाता है, टॉप मोस्ट आदमी हो जाता है, सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट। मतलब कुछ भी करके हटाओ, बस मेरे को यहां पर रहना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या क्या फेस हो गई, ड्यू टू रिप्रोडक्शन, ड्यू टू रिप्रोडक्शन their number keeps on increasing, their number keeps on increasing। इनका नंबर क्या हो जाए, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू too much population of finches, due to too much population of finches, due to too much population of finches, now they are facing, they are मतलब ये finches face करेंगी, now they are facing food and water scarcity problem and water scarcity problems। ठीक है, अब ये क्या कर रही हैं, जब इनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पीने को कुछ नहीं मिल रहा, तो ये क्या कर रही हैं, लड़ रही हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ड्यू टू फूड एंड वाटर शॉर्टेज, ड्यू टू फूड एंड वाटर शॉर्टेज, these finches start to do anything, कुछ भी करने को रेडी है, बस सर्वाइवल चाहिए। ठीक है, start to do anything for their survival, for their survival। ठीक है, जब इनको ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है, तो क्या ये अपने एक दूसरे को खाएंगी? हो सकता है खाया भी हो। अब देखो वो लंबी बीक और छोटी बीक फिंचेस का क्या बेनिफिट होगा। देखो कुछ फिंचेस क्या है, बहुत ज्यादा लॉन्ग बीक की है, और कुछ फिंचेस क्या है, शॉर्ट बीक्स की है। लिखते हैं अपन, सम फिंचेस are of long and tapered beaks, मतलब ऐसी कुछ लंबी और पेनी। ठीक है, and some other have short and broad beaks। शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। ठीक है, अब इस टाइम पे जब मुझे सर्वाइवल करवाना ही है, जब मेरे लिए सर्वाइव करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा काम है, तो जो फिंचेस जिनकी बहुत ज्यादा लंबी बीक्स थी ना, वो फटाफट इजीली सर्वाइव कर गई इन छोटी बीक्स की फिंचेस के अकॉर्डिंग। आप बोलोगे कैसे मैम, जो लंबी बीक वाली थी वो क्या कर रही थी, दे आर एबल टू इवन ईट दी स्टोन। जैसे जो हार्ड स्टोन सा बीक से क्या, उसे मार मार के उसको बिल्कुल उन्होंने क्या कर दिया, रस्ट, बिल्कुल डस्ट बना दिया, उसको वो ईट कर रही थी। ठीक है,
इवन जो लंबी बीक्स वाली फिंचेस हैं वो वर्म्स, छोटे छोटे कीड़ों को भी दबाकर खा सकती थी। ये काम छोटी बीक वाली फिंचेस नहीं कर पाई। मतलब लंबी बीक इनके लिए फायदेमंद हो गई। मतलब जो लंबी बीक से इवॉल्व होके आई थी, जो लंबी बीक्स वाली एंसेस्टर से इवॉल्व होके आई थी, उनके लिए फायदा हो गया ना, ये एवोल्यूशनरी जो कैरेक्टर इनके पास आया। लेकिन छोटी बीक वाली क्या है, मरती गई। ठीक है, लंबी बीक वाली छोटी बीक वालों को मारकर भी खा सकते हैं क्योंकि उनके पास लंबी बीक है। तो जो छोटी बीक वाली है वो क्या करी, उनसे नहीं लड़ पाई। तो लंबी बीक होना, जो ये एवोल्यूशनरी वेरिएशन मतलब ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन इनको मिला होगा, जो कि छोटी बीक वाली फिंचेस को नहीं मिला। वो एवोल्यूशनरी वेरिएशन कैरेक्टर क्या है, इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गया और दे बिकम द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन कंपैरिजन टू द फिंचेस हैविंग शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। ठीक है, तो क्या कहेंगे, फिंचेस हैविंग लॉन्ग बीक्स can easily survive in comparison to short-beaked finches, ठीक है। लॉन्ग बीक्ड जो लॉन्ग बीक्ड फिंचेस हैं, दे आर एबल टू ईट स्टोन एज वेल एज वर्म्स। जबकि जो शॉर्ट बीक फिंचेस हैं वो ये सब कुछ नहीं कर पा रही हैं। आजू बाजू फूड और वाटर स्केर्सिटी ऑलरेडी है, ना ये कर पा रही है, ना ये कर पा रही है, कहां से सरवाइव करेंगी। ठीक है, शॉर्ट बीक फिंचेस वो क्या कर रही हैं, फेसिंग टू मच स्केर्सिटी ऑफ एवरीथिंग, फेसिंग टू मच स्केर्सिटी of everything, facing too much scarcity of everything। ठीक है, उससे क्या रिजल्ट होगा, long beak is beneficial to finches as they gained this character as they gained this character through evolution। ठीक है, बात क्लियर हुई, डार्विन फिंचेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए ये तो पहला एग्जाम्पल था जो था डार्विन फिंचेस का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में जिस ऑर्गेनिज्म को अपन उठाएंगे उसका नाम है बीटल। बीटल देखें, छोटे छोटे लाल कलर के कीड़े नहीं होते जिन्हें आपकी बर्ड्स और क्रो खा जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बीटल्स। बीटल्स, ठीक है, ऐसे शेप के होते हैं, ऐसे लाल लाल, मतलब एक तरीके से बड़ी आंट, ठीक है, ऐसे ये रेड कलर के होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर बैठे रहते हैं। क्रोज, कोई भी कौवा या चिड़िया ही इनको ले जाता है क्योंकि ये इन्हें खाते हैं। ठीक है, अब बीटल्स के थ्रू मैं कैसे समझूं कि ऐसा कौन सा एवोल्यूशनरी वेरिएशन कैरेक्टर इनमें है जिनकी वजह से इनका सर्वाइवल अच्छा हो गया। ठीक है, क्या होता है, जैसे
रेड कलर के बीटल्स होते हैं जनरली, जो फर्स्ट टाइम नेचर में देखे गए वो रेड कलर के बीटल्स होते हैं, वो जैसे प्लांट्स पे बैठे हुए हैं, तो क्रो आया उनको खा गया। लेकिन ऐसा देखा गया जैसे ये बीटल्स बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली हर कोई अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहेगा, तो ये बीटल्स रिप्रोडक्शन करके और नंबर में इंक्रीज होते जाते हैं। तो इनमें से कभी कभार क्या होता है, जैसे कोई न्यू वेरिएशन आ गया, कलर का वेरिएशन आ गया और कोई बीटल ग्रीन कलर का पैदा हो गया, क्या ये एवोल्यूशनरी फैक्टर यूजफुल है? सुनना किस सेंस में यूजफुल है? क्रो आया, समझ लो 10 तो रेड बीटल्स हैं और उनमें से 2 ग्रीन बीटल पैदा हो गए, मतलब कलर में कोई वेरिएशन आ गया। उनमें बीटल के कैरेक्टर तो थे ही, लेकिन उन्होंने एक कलर का अपना एक न्यू वेरिएशन क्रिएट कर लिया, तो 2 बीटल्स क्या हो गए, 2 ऑफस्प्रिंग जो न्यू बीटल्स हैं वो ग्रीन कलर के हो गए। अब क्रो आया, क्रो को रेड बीटल्स तो दिखे, उसने रेड बीटल्स को खा लिया, लेकिन ग्रीन बीटल्स जो कि ग्रीन प्लांट्स के जैसे दिख रहे थे, क्रो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और क्रो उन ग्रीन बीटल्स को नहीं खा पाया। उससे क्या हो गया, इनके सर्वाइवल के चांसेस, जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो रेड बीटल्स के कंपैरिजन क्या हो गए, बढ़ गए? बढ़ गए नहीं बढ़ गए? अब ये जो ग्रीन बीटल्स हैं ये रिप्रोडक्शन करेंगे, हो सकता है ऐसे ग्रीन बीटल्स और पैदा होते गए तो ग्रीन बीटल्स का कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम बाद रेड बीटल से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इससे क्या हो रहा है, इनके जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो दिन ब दिन क्या बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने जो कलर एक्वायर किया था वो इनके लिए बेनिफिशियल होगा ना, जो अब जैसे एक बार ग्रीन कलर आया तो जनरेशन टू जनरेशन वो ग्रीन कलर बढ़ता जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये जो एवोल्यूशनरी कैरेक्टर उन्होंने लिया है वेरिएशन की वजह से, ये इनके लिए हेल्पफुल हो गया। ठीक है, और बीटल्स की पॉपुलेशन को क्या कर दिया, इन्होंने बचा लिया। ऐसे तो रेड बीटल्स मर जाते, फूड चेन बिगड़ जाती। अब मान लो कि ग्रीन बीटल्स से कोई ब्लू बीटल पैदा हो गया, ब्लू बीटल पैदा हो गया। ठीक है, तो ब्लू बीटल क्या है, एक तरीके से सुंदर दिख रहा है, एक तरीके से क्या दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, तो ब्लू बीटल का कोई अपना सिग्निफिकेंस होगा। तो उस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जब हम कोई नया कैरेक्टर एक्वायर करते जाते हैं, ठीक है, तो एवोल्यूशन आता जाता है। देखो पहले रेड बीटल था, फिर ग्रीन बीटल आया, मतलब कोई न्यू स्पीशीज आ गई, फिर ग्रीन से ब्लू आया तो ब्लू एक न्यू स्पीशीज आ गई, तो ब्लू के अंदर बहुत ऐसे कैरेक्टर्स नए होंगे जो रेड में होंगे ही नहीं, तो बीटल की ही जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन हो गया। मतलब बीटल के अंदर ही, सेम स्पीशीज के अंदर ही जो रेड बीटल एंसेस्टर्स से आए थे, ब्लू बीटल क्या हो गया, एक नई स्पीशीज खड़ी हो गई सेम ऑर्गेनिज्म की। इवॉल्व स्पीशीज, डेवलप्ड स्पीशीज, एडवांस्ड स्पीशीज। ठीक है, मैं क्या कह रही हूं, इनिशियली बीटल्स आर रेड इन कलर। ठीक है, दे आर यूज्ड टू लिविंग ऑन द प्लांट्स, हैबिटेट क्या है, प्लांट्स, दे आर यूज्ड टू live on the plants। They used to live on the plants। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेड बीटल्स को क्या है, क्रो खाता जा रहा था। भाई जैसे ये प्लांट्स हैं, ठीक है, ये पत्तियां हैं, ये प्लांट्स की लीव्स हैं, ठीक है, अब इन पे क्या है, बीटल बैठी हुई है। Suppose it is red in color। ठीक है, crow used to eat, crow used to eat these red beetles, crow used to eat these red beetles। ठीक है, अब क्या होगा, साइमल्टेनियसली रेड बीटल्स रिप्रोडक्शन भी करती जाएंगी और अपने नंबर को क्या करेंगी, इंक्रीज भी करेंगी। साइमल्टेनियसली रेड बीटल्स इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, इंक्रीज देयर पॉपुलेशन by doing reproduction। by doing reproduction। ठीक है, अब क्या होगा, रिप्रोडक्शन में देखा गया कि
देखो ग्रीन चौक तो नहीं है मेरे पास, ये आपकी क्या है, रेड बीटल्स है। अब इन्होंने क्या है, अपना रिप्रोडक्शन किया तो रेड बीटल्स और बढ़ गई, पर इस रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफस्प्रिंग में कोई कलर वेरिएशन आ गया और ग्रीन बन गई। क्या बन गई, ग्रीन बन गई। ग्रीन नहीं है, ब्लू है, ग्रीन बीटल्स। ये क्या है, रेड बीटल्स। ठीक है, तो ग्रीन बीटल का होना क्या होता है, ग्रीन बीटल के होने का मतलब है कि इन्हीं स्पीशीज के अंदर कोई वेरिड कैरेक्टर इनकी नेक्स्ट जनरेशन में आ गया। ठीक है, सो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, during reproduction one of the green beetle produces during reproduction one of the green beetle produces means somewhat color variation occur, somewhat color variation occurs, somewhat color variation occurs, somewhat color variation occurs. This color variation proves beneficial to green beetles, proves beneficial to green beetles। बात क्लियर हुई, प्रूव्स बेनिफिशियल टू ग्रीन बीटल्स। ठीक है, अब ग्रीन बीटल्स क्या होंगी, क्रो क्या करेगा, ग्रीन लीव्स पे ग्रीन बीटल्स बैठी हुई, क्रो देख ही नहीं पाएगा, ग्रीन बीटल्स को खा ही नहीं पाएगा, तो दिन ब दिन ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन रेड बीटल्स के कंपैरिजन बढ़ गई। मतलब इन्होंने जो वेरिएशन एक्वायर किया, ग्रीन जो रेड कलर ग्रीन कलर में चेंज हो गया, वेरिएशन हो गया, तो क्या हो गया, ग्रीन बीटल्स की एक न्यू स्पीशीज का क्या हो गया, एवोल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, नाउ क्रो cannot identify green beetles present on green leaves, present on green leaves। उसकी वजह से क्या होगा, due to which green beetles population increasing day by day in comparison to red beetles। क्योंकि रेड बीटल्स भले ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन क्रो ने डे बाय डे खत्म भी तो जा रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग डे बाय डे इन कंपैरिजन टू रेड बीटल्स। बात क्लियर हुई। सो एक्वायरिंग दिस कलर वेरिएशन कैरेक्टर, मतलब जो रेड से ग्रीन कलर बीटल्स ने एक्वायर किया, नया कैरेक्टर गेन किया। ठीक है, सो एक्वायरिंग दिस कलर वेरिएशन कैरेक्टर results in evolution of new beetles, resulting in evolution of new beetles, evolution of new beetles which is beneficial to them, which is beneficial to them। ठीक है, बात क्लियर हुई। आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूँ स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ा, एवोल्यूशन को प्रूव किया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सबसे पहले डार्विन फिंचेस को लेके, दूसरा बीटल्स को लेके, कि अगर आप कोई वेरिएशन एक्वायर करते हो जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, तो जो चेंजिंग कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं
स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल होता है, हार्मफुल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, अगली बार मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।